नमस्कार साथियों, हिंदी बुकशाला चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मोहन राकेश द्वारा रचित हिंदी का चर्चित नाटक लहरों के राजहंस। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक इसकी संक्षिप्त कथा है। साथ ही साथ यह राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस के साथ साथ बीए और बीए के सिलेबस में भी निर्धारित है। तो पूरा नाटक हम यहाँ पढ़ेंगे। जब नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पात्र परिचय प्राप्त करते हैं। तो यह नाटक है महात्मा बुद्ध के जो पारिवारिक जीवन है उससे संबंधित एक छोटी सी घटना को लेकर बहुत ही को आधार बनाकर कल्पना के आधार पर मोहन राकेश ने इस नाटक की रचना की है। महात्मा बुद्ध के छोटे भाई थे नंद और नंद की पत्नी थी सुंदरी। अर्थात महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, उसकी देवरानी कह सकते हैं आप सुंदरी को। सुंदरी को अपने रूप यौवन पर बहुत ही मद होता है, अभिमान होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला इस नाटक का एक प्रमुख कथन है कि स्त्री का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अनाकर्षण या अपकर्षण महात्मा बुद्ध बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि यशोधरा में कोई आकर्षण नहीं है, इसीलिए वो महात्मा बुद्ध को अपने पास नहीं रख पाई और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या यशोधरा में आकर्षण नहीं था? क्या यशोधरा जैसी महान नारी में कुछ ऐसा था कि महात्मा बुद्ध योगी बन गए, या उनके योगी बनने का कोई अन्य कारण था? सच्चाई क्या थी, इसका भी परिचय नाटक में हमें मिलेगा। बात करें पात्रों की, दो कर्मचारी हैं, श्वेतांग और श्यामांग। श्वेतांग गौरवर्णीय है और श्यामांग सांवले रंग के। नंद की पत्नी का नाम है सुंदरी, उसकी दासी है अलका, गृहाधिकारी है शशांक। बुद्ध का सौतेला भाई है नंद और नंद का एक मित्र है मैत्रेय और उस दासी है निहारिका और बुद्ध का शिष्य है भिक्षु आनंद। समय स्थान अंक 1 में जिस स्थान का वर्णन होगा वह होगा कपिल वस्तु का वर्णन है। राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, रात के उतरने का समय है। अंक 2 में वही कक्ष है प्रत्युष से कुछ पहले, और अंक 3 में वही कक्ष है अगली रात। यानी ये पूरा जो वर्णन है, यह जो महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई है नंद, उसकी जो पत्नी है सुंदरी, उसका अंतःपुर का कक्ष का, रात्रि में जो अपने पति से वार्तालाप करती है, वहाँ पर यह नाटक प्रारंभ होता है और अगली रात को यह नाटक समाप्त हो जाता है। कुल मिला के जो खत्म होने मतलब 24 घंटे के आसपास का इसे वर्णन है जिसको इस कथा का आधार बनाया गया। तो आइए नाटक को प्रारंभ करते हैं। आप में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी, किसी ने क्या, शायद सुनीता जी ने राजस्थान से रिक्वेस्ट की थी कि मैडम PDF दिखाकर जब आप पढ़ाती हैं तो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। चलिए, तो आपकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं नाटक को। इस नाटक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयोगी जो तथ्य हैं, जो कथन हैं, जो बातें हैं, जो जानना आवश्यक है, वो हम हिंदी नेटशाला पर एक छोटा सा वीडियो में अपलोड कर दूंगी और इस पर हम पूरी किताब पढ़ेंगे। कौन सी वाली? लहरों के राजहंस। आइए। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, रात उतरने का समय। सामने से देखने पर पीछे दाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला तथा एक मत्स्य आकार आसन, आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ तथा बाईं ओर श्रृंगार कोष्ठ। आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में दो द्वीपाधार, एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई, दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाहें सिमटी हुई तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। उद्यान का मार्ग बाईं ओर से, बाहर का मार्ग सामने से। सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष कक्ष के अन्य भागों में जाने के मार्ग दाईं बाईं से। तो यानी ये रंगमंच पे नाटक का प्रमुख कार्य ही है, रंगमंच पर उसको अभिनय किया जाए। तो रंगमंच की दृष्टि से भी मोहन राकेश के नाटक बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। चाहे आप बात करें आषाढ़ का एक दिन, वो बहुत सफल है रंगमंच पे अभिनय की दृष्टि से, और आधे अधूरे भी बहुत ज़्यादा सफल है। इनके 3 नाटक हिंदी साहित्य में बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं और किसी न किसी प्रत्येक
परीक्षा में इनका एक ना एक नाटक सिलेबस में निर्धारित होता ही है। तो ये रंगमंच पर आपको कैसी व्यवस्था करनी है, रंगमंच का क्या दृश्य होगा, ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया। ध्यान दीजिएगा, पुरुष की जो मूर्ति है उसकी बाहें खुली हुई हैं और आंखें आकाश की ओर हैं, समझ रहे हैं। और नारी की मूर्ति कैसी लगानी है, बाहें सिमटी हुई और आंखें झुकी हुई धरती की ओर। देखिए कितना अंतर है। अब ये ऐसे ही नहीं है, ये कथा को कहीं ना कहीं ये कथा की भूमिका बांधती हुई मूर्तियां, अगर ध्यान से देखेंगे तो कथा इसी आधार पर चलेगी। आगे देखते हैं। साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श। कई एक कर्मचारी फूल सजाने, कोष्ठों को व्यवस्थित करने तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त हैं। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ तथा श्वेतांग अग्निकाष्ठ से दीपक जलाता हुआ। प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सभ्य के कार्य के प्रति भी सचेत रहता है। 2-3 कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का शब्द। श्वेतांग: क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की आ रही है? चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीची रखो और हाथों को देखकर काम करो। ओह शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए हैं आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। यह बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? कामोत्सव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। यह कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेंगी, तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं जाएगा? बीजगुप्त: इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे तो जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो मंदारक? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं, मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। यहाँ जिस जिसका काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे के काम में दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से कहूँ तभी नहीं यहाँ से जाना है। शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक। काम से बचने का यह अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो। काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता। इस समय जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। तो ये श्वेतांग है जो वहाँ की व्यवस्था देख रहा है, तो उसे सबके काम की चिंता है क्योंकि उसको व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी पे ही है। कामोत्सव की ये तैयारी कर रहे हैं, यानी एक तरीके से भोग विलास को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अब तभी तो भी पूरा उसी तरीके से भूमिका बनाई जा रही है, मूर्तियों की दृश्य उभारे जा रहे हैं और अंत में जाकर आपको ये सत्य उद्घाटित किया जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने क्यों संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर चला जाता है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई? श्यामांग पत्तियां तोड़ने सुलझाने में बस व्यस्त। मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। श्वेतांग निहारिका की ओर देखकर: निहारिका, तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हुई हो? जाओ उधर जाकर अपना काम करो। निहारिका उन दोनों की ओर देखती हुई अनमने भाव से वहां चली जाती है। श्यामांग से: तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है क्यों? श्यामांग: देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ उलझता है ना कुछ बिखरता है। इसका कारण है। क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूं, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती हैं। तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम यह हुआ कि, श्वेतांग कहता, सोचना ही छोड़ दिया। चारों ओर देखता है कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया। आदमी काम करना चाहे तो एक यही उपाय यही है, एक राज कर्मचारी के लिए तो विशेष रूप से। श्यामांग, तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए? माथे को उंगलियों से मलकर: पर मैं कब सोचना चाहता हूं? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? श्वेतांग: बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है। न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है और प्रयत्न करना पड़ता है। श्यामांग: प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ असहाय सा और प्रयत्न आदमी से ना बन पड़े तो? श्वेतांग: तो सब कुछ उलझता रहता है। लाओ पत्तियों का ये ढेर मुझे दे दो, मैं सुलझा देता हूँ। उसके हाथों से
पत्तियां झट-झट सुलझने लगती हैं। श्यामांग अग्निकाष्ठ हाथ में लिए कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहता है, फिर आंखें झपककर अपने को सहजने का प्रयत्न करता है। अब श्वेतांग कहता है, अब क्या हो रहा है तुम्हें, इस तरह खड़े क्यों हो? श्यामांग कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर आता है, समझ में नहीं आता कि श्वेतांग, तो तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है? दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली हैं, आकर देखेंगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेंगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने कामोत्सव का आयोजन किया है। श्यामांग कहता है, यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे हैं, परंतु कोई भी मुंह से कुछ कह नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों, ओह पता नहीं मैं क्या कह रहा था, बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यह कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? श्वेतांग अत्यधिक गंभीर, तुम फिर बहक रहे हो। तुमसे कहा है ना दीपक जलाओ, वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं, और तभी क्या होता है, तभी सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आती है। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है। श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। सुंदरी आगे आती हुई, हाँ, रात के अंतिम पहर तक भोज आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। अलका कहती है, याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। सुंदरी कहती है, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भगवन की हवा कांपती रहेगी। नगर वधू, वैशाली की नगर वधू उपन्यास से आप परिचित होंगे। नगर वधू होती है वैश्या, या जिसे वारांगना भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है? चंद्रिका, तो यानी वो यहाँ पर नृत्य करेगी। कामोत्सव है, ठीक है, और उस समय की आप देखेंगे तो उस समय ये सुरा सुंदरी का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा था। हवा कांपती रहेगी, ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंक की गोराई से तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी। जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है, फिर जैसे प्रयत्न से अपना ध्यान सुंदरी पर केंद्रित करती है। अलका, देर रात तक मुझे नींद नहीं आई, जब नींद आई तो सुंदरी, ठहर, क्या सोच रही थी मैं? हाँ, शशांक से कह दिया था ना कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है, यानी किसी बढ़िया बढ़िया जो ब्रांडेड कंपनी है उनकी शराब मंगानी है। हल्का, आपने अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर। सुंदरी, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ, मन में बात आने से ही सोच लेती हूँ कि वह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा जा पहले शशांक से कह दे, समय बहुत थोड़ा है, सुगंधियाँ तरह तरह के परफ्यूम वहाँ पर लाए जा रहे, रूम फ्रेशनर्स डाले जा रहे इत्र के रूप में, ठीक है। फिर भी पुराने रस और आसम मिलाकर वह कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। अलका कहती, अभी जाकर कह देती हूँ। दाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी बढ़कर श्वेतांग की ओर जाती है। सुंदरी, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियाँ श्यामांग के लिए छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग, तुम? श्यामांग की ओर देखती है, वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्निकाष्ठ को देख रहा है। तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? देखो, यह चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है, तुम आओ। श्वेतांग दाईं ओर चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देख लेता है। श्यामांग इस तरह से अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ में ना आ रहा हो कि उसे क्यों हाथ में लिए है। श्यामांग उद्भ्रांत सा, यानी थोड़ा पागल सा, पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां ना सुलझी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा? श्वेतांग कहता है कि कुछ सोचना नहीं, पर सोचना ना सोचना अपने बस की बात है।
पिछले बसंत में आम कैसे बौराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन नहीं किया गया। अब आगे श्यामांग सोचते हुए कहता है, इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है, कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा, यानी उत्सव चलेगा। अब आपको समझ में आने लगा कि उसकी जो जिठानी है, महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, वो प्रातःकाल दीक्षा ग्रहण करने जा रही हैं और ऐसे समय में उसकी देवरानी अर्थात नंद की पत्नी सुंदरी महल में कामोत्सव का आयोजन करती है, जो बहुत वर्षों से वहाँ नहीं हुआ था। अब किस उद्देश्य से कर रही है यह भी आगे पता चलेगा। आशा कर रही हूँ कि आपको वीडियो ये जो कहानी है अच्छी लग रही होगी। निस्संदेह आपको अच्छी लगेगी। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है। जीवन की कई सारी कठिनाइयों का हल इसमें आपको मिलेगा आगे जब सुनोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं और हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन हिंदी रचनाएं सुनने में और पढ़ने में आपकी रुचि है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी की तैयारी के लिए आप हमारा जो पहला चैनल है हिंदी नेटशाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। फिर कुछ पल ऐसे ही रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा आ रहा हो। अग्निकाष्ठ को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है जैसे उसी से अपने अंदर प्रकाश कर लेना चाहता है। तो श्वेतांग सोचता है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि यह आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है। इसे बाहर छोड़ देना है, आकर पत्तियां सुलझानी है, यही ना। अनिश्चित भाव से जाकर अग्निकाष्ठ बाहर छोड़ देता और आकर फिर पत्तियां सुलझाने लगता है। न जाने इनका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। झुंझलाकर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती हैं। यानी वो इतना बेचैन है श्यामांग कि उसका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, और जब आपका मन अस्थिर होता है तो आपके कार्यों में भी गति नहीं रहती, अस्थिर हो जाते हैं वे भी। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, तू सपने भी देखती है? तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष, धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो यह है कि सहसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाने से काम इस तरह से होता है क्या श्यामांग? उन्हें तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो कि डोरियां पत्तियों से उलझी हैं या पत्तियां डोरियों से? श्यामांग अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ, नहीं मैं इन्हें नहीं तोड़ रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूं कि किसी तरह ये सुलझ जाएं। तो सुंदरी, हाँ इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगी। जाकर ये काम किसी और को सौंप दो और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों से कोई काम ना रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। तो यह मतलब कि वो उसको दंड के उससे उद्देश्य से उसे कहती है। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता रहता है, कुछ आवेश के साथ। जाओ। श्यामांग किसी तरह पत्तियां संभाल कर एक बार चुंधियाई सी दृष्टि से उसकी तथा अलका की ओर देखता है, फिर बाईं ओर से बाहर चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास आकर रुकती है, फिर मत्स्याकार आसन के पास आ जाती है। स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण हो जाता है। हाँ तो तू अपने सपने की बात कर रही थी ना अलका, क्या देखा था? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। उसे सिर से पैर देकर, यह भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। अलका उसके पास आकर, प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुंदरी, सुना है सच होते हैं इसलिए तो उपाय करना होगा। सुना है कि सच होते हैं इसीलिए तो उपाय करना होगा, अन्यथा यह ना कहो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। सपने को देखिए, सूखा सरोवर, और जो बौद्ध धर्म है इसमें बोधिसत्व ने जिस पेड़ के नीचे जिसको ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने बुद्ध ने बोधिसत्व की उपाधि मिली थी, वो हरा भरा पेड़ था। और साथ ही साथ उनके पीछे, उनके चित्र में आपने देखा होगा, उनके सिर के पीछे एक प्रकाश का गोला बना रहता है ना। आकाश जो है वो प्रकाशित रहता है। यहाँ पे अलका स्वप्न में क्या देख रही है? धूल भरा आकाश और पत्रहीन वृक्ष, यानी नकारात्मक भाव है। सुंदरी सुन, अलका कहती है, मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं तो यह बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूँ कि कल भिक्षुणी की वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेंगी। देवी सुंदरी आसन से उठती हुई, और सब भिक्षुणियाँ कैसी लगती हैं?
मदिरा कोष्ठ के पास आकर चषक में मदिरा डालने लगती है। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान ना रख सकी। एक घूंट मदिरा लेकर बहुत सहानुभूति भी होती है अलका। परंतु देवी एक सेकंड, इसको ये पूरी बुक प्रिंट करवाई हुई है तो थोड़ा कई जगह से हल्का सा इसमें पेज इधर उधर हो गए। हाँ, कह रुक क्यों गई? संभव है आज वे उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौटकर आए हैं वे गौतम बुद्ध हैं, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ, सुंदरी क्या कहती है कि राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं तो इसका श्रेय भी तो देवी यशोधरा को है। अलका प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती है, देवी यशोधरा को? सुंदरी नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज वे भी राजकुमार सिद्धार्थ ही ना होते? अलका कहती है, ऐसा ना कहें देवी। क्यों? क्या यह सच नहीं है? राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षण जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है अलका। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। एक घूंट में चषक खाली करके रख देती है, गिलास खाली करके रख देती है। खैर वो तो गिलास खाली करके रख देती है, लेकिन आप अपना रजिस्टर भर लीजिएगा, इन पंक्तियों से पूछी जाएंगी, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। सुंदरी जिसको अपने रूप यौवन का बहुत ज़्यादा घमंड है, वो सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बन जाने के लिए उसकी पत्नी यशोधरा को दोषी ठहराती है। अलका, लेकिन देखिए सुंदरी क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महल में कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक सेवकगण यशोधरा के प्रति बहुत आदर्श दृष्टि रखता है और उसे पूजनीय और श्रद्धेय मानता है। अलका कहती है, आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो बोध प्राप्त किया वह? सुंदरी बात बीच में काटकर, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जगती है? अलका, तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चे बूढ़े तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? सुंदरी, इसलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहाँ भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी ओर वे उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा और फिर शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान से हंसों का स्वर और उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अलका, परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? सुंदरी, ठहर सुन, उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। अलका, कुछ अव्यवस्थित, आपको ऐसा नहीं लगा जैसे? सुंदरी, बोल नहीं, चुपचाप सुन। इस स्वर की कहीं तुलना है? कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर है? ओस से लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किलोल या छुटपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता इनका कुंजन। हल्के हंसकर कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास आकर कभी इनसे भी वे निर्माण और अमृतत्व की बात कहें, ये चौंच से चौंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने को नहीं होगा। चाहूंगी कि उस दिन इस बीच एक आध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ कई पत्थर फेंकने का शब्द और साथ ही हंसों का आहत क्रिंदन और उनके पंखों की तेज फड़फड़ाहट। सुंदरी बोलते बोलते रुककर उद्विग्न दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी दृष्टता है यह? कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका, मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। हंसों का क्रिंदन धीरे धीरे हल्का पड़कर शांत हो जाता है। सुंदरी, उद्यान में जाकर देखो किसने ऐसी चेष्टा की है। वो हंसों के जोड़े की क्रियाकलापों का आनंद लेती हैं, तभी कोई पत्थर मार देता है। मैं उसे अभी यहाँ बुलाकर ला रही हूँ। अलका सिर हिलाकर बाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी उसी उद्विग्न भाव से श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाती है, फिर चबूतरे के पास आ जाती है। अपनी उद्विग्नता को झटकने का प्रयास करती हुई नहीं समझ पा रही। आज कामोत्सव की रात को किसी का कमल ताल में हंसों के जोड़े पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना, यह एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न?
परंतु निर्भर तो इस बात पर करता है कि वह कौन है जिसने ऐसा किया। अलका बाईं ओर से श्यामांग को लिए हुए आती है। श्यामांग के चेहरे का भाव विक्षिप्त सा हो रहा है। उसे देखते ही सुंदरी की भौहें तन जाती हैं। तो तुम थे कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रहे थे, राजहंसों पर नहीं देवी। इसी के साथ इस कथा को आज विराम देते हैं। इसके आगे का अंक कल पढ़ेंगे, क्योंकि पड़ोस में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है जो कि वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसको कल पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हम पढ़ पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।